दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR 4 जो फॉर्म है हमारा, वो उसकी यूटिलिटी पोर्टल पर आ गई है, तो उसकी ऑनलाइन फाइलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आज की वीडियो में ITR 4 किसे फाइल करना है, ऑनलाइन फाइल करके बताऊंगा एक क्लाइंट का कि किस तरह से फाइल करना है। तो बहुत डिटेल्ड वीडियो होगा, पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे ITR 4 जो सुगम फॉर्म है, ये किसे किसे फाइल करना है। तो इंडिविजुअल HUF या फर्म होना चाहिए, उन्हें फाइल करना है। इसके अलावा जो आप अगर बिजनेसमैन हो और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पे आपकी इनकम कंप्यूट कर रहे हो, लाइक 44AD 44ADA और 44AE के अंदर, तो फिर आपको ITR 4 फॉर्म में जाना है। अगर आपकी सैलरी इनकम भी है, इसके साथ में बिजनेस इनकम भी है, तो भी आपको ITR 4 फॉर्म फाइल करना है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है, अगर अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट की या फिर डिविडेंड वगैरह कुछ रिसीव हुआ है, उसकी इनकम आपको आ रही है। एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 तक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स पे है, मतलब कि आपने जो शेयर परचेस करा था और उसको सेल करा है, उसमें 1 साल से ज्यादा की अवधि हो चुकी है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो उस पर जो गेन है, अगर वो गेन 1,25,000 के नीचे नीचे है, तो आप ITR 4 जो फॉर्म है उसके अंदर उस गेन को डिटेल्स आप इसमें बता सकते हो। वरना इसके अलावा फिर आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। अब ITR 4 किसे किसे फाइल नहीं करना है, तो एक तो डायरेक्टर हो गया आपका कंपनी का, उसे फाइल नहीं करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे कि मैंने बताया ना कि 1 साल से ज्यादा हो गए अगर शेयर को सेल या परचेस करें, तो अगर वो अवधि अगर 1 साल से कम है, मतलब आपने परचेस किया और सेल कर दिया और वो 1 साल से कम है, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो फिर आपको ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं करना, फिर आपको ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 1,25,000 से ऊपर का गेन एक्सीड कर रहा है, तो भी आपको ITR 4 नहीं करना है, 3 में जाना है। अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है आपके पास में, पिछले कोई साल में अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, इसके अलावा अगर आपकी असेट्स है जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, साइनिंग अथॉरिटी अगर कोई आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो भी ITR 4 फाइल नहीं करना है। इंडिया के अलावा कहीं और से आपको इनकम अर्न हो रही है, तो भी ITR 4 नहीं जाएगा। और इसके अलावा अगर पुराने साल के कोई लॉस है या फिर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉस या फिर कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं अगर कोई भी दूसरी हेड की इनकम से, तो भी ITR 4 नहीं जाएगा। और आपकी अगर टोटल इनकम 50 लाख से अगर ज्यादा है, तो भी ITR 4 नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ITR 4 फाइल कैसे करना है ऑनलाइन पोर्टल पे। सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, असेसमेंट ईयर 2026-27 से सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन पे जाना है, कंटिन्यू, न्यू फाइलिंग। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स का। तो आप इंडिविजुअल हैं, तो आप इंडिविजुअल को अपने को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, थोड़े बहुत टाइम बाद में 4 ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो हमें अभी ITR 4 फाइल करना, तो ITR 4 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन देता है हमें कि भैया आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है या फिर इन पे हम फॉल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर आप इन ऑप्शंस में फॉल कर रहे हैं तो इन्हें सिलेक्ट करना, वरना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में आ जाएगा। और वॉलंटरली फाइल कर रहे होते हैं, यहाँ पे अदर्स में आप सिलेक्ट कर, इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे डिटेल्स आप फीड करते जाओगे ना, तो ये सब आपके ओपन होते जाएंगे। तो सबसे पहले जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है। ये सब डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फीडेड मिलेगी। यहाँ पे 139(1) सिलेक्टेड रहेगा और इसे ही सिलेक्ट करके रखना है, बाकी इनको सिलेक्ट अभी नहीं करना है। बिलेटेड रिटर्न है, अगर आपकी ड्यू डेट चली जाती है तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और अगर आप पहले 139(1) का रिटर्न फाइल कर चुके हो, उसके बाद में अगर उस रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हो, मतलब वापिस से चेंज करना चाहते हो, तो फिर 139(5) का ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना रहता है। पर अभी हमारे केस में 139(1) में हम इसे फाइल करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये अदर्स में जाएगा, क्योंकि अभी हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कोई एम्प्लॉयमेंट होती नहीं है, तो यहाँ पे आप अदर्स में भी लिख सकते हो या नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आती है। सबसे पहली, हैव यू फाइल फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम। देखो क्या हो रहा है ना, कि पिछले सालों से जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफॉल्ट रिजीम इन्होंने सिलेक्ट करके रखा हुआ था। तो किसी को अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना था और अगर उसकी बिजनेस की इनकम होती थी, तो वो क्या करता था, एक 10 IEA फॉर्म फाइल करता था। तो आपको पिछले सालों के रिटर्न्स में जाना है। जब आप यहाँ पे जाओगे ना, ये व्यू फाइल रिटर्न्स में जाओगे, तो पुराने सालों के रिटर्न्स इनके ओपन हो जाएंगे। तो पुराने, और यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म में व्यू फाइल्ड फॉर्म्स में 10 IEA फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो वो पहले आपको देखना है कि जो पिछले सालों के जो रिटर्न है, जो पिछले साल का आपने रिटर्न फाइल करा था, उसमें 10 IEA फाइल करा था कि नहीं करा था। अगर करा था तो यहाँ पे येस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे येस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्योंकि हमने इसे फाइल नहीं किया था, तो हमें इस पे नो पे सिलेक्ट करना। और अगर आपने भी फाइल नहीं किया है, पिछले साल भी आपने न्यू टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल करा हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नो आ जाएगा। अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हैव यू फर्निश 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर करंट असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम। अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम कौन सी हो गई हमारी, जिसमें हमारी 12 लाख रुपए तक की छूट है, ठीक है।
तो हमें उसी में ही फाइल करना है, तो हमें इसे यहाँ पे नो करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना रहेगा, 10IA फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो वहां पे, मतलब कि डिफॉल्टेड रिजिम न्यू टैक्स रिजिम है उससे ऑप्ट आउट कर रहे हो ना, तो ऑप्ट आउट आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस की इनकम होती है तो आपको 10IA फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। और अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, बहुत ध्यान से करना, अगर ये फॉर्म एक बार फाइल हो गया उसके बाद में विड्रॉ नहीं हो पाएगा, ये मतलब ये बहुत बड़ी परेशानी है। और काफ़ी सारे क्लाइंट्स की हम पिछले सालों से फेस कर चुके हैं कि उन्होंने गलती से ये फॉर्म फाइल कर दिया था, उसके बाद में वो ओल्ड टैक्स रिजिम में चल जाएगा, न्यू टैक्स रिजिम में उनका टैक्सेशन मतलब कि टैक्स कम बन रहा था, ओल्ड में ज़्यादा बन रहा था, या फिर ओल्ड में ज़्यादा और न्यू में कम, वाइसा वर्सा अपन देख सकते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, और ये फॉर्म क्या विड्रॉ नहीं हो पाता है, तो इसे बहुत ध्यान से फाइल करना अगर कर रहे हो। इसे अभी हमें न्यू टैक्स रिजिम में ही करना है तो इसे हम नो कर देंगे, अगर ओल्ड में करना होता तो यस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही सेम एक्नॉलेजमेंट नंबर और वो आ जाता अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना होता और वो फॉर्म फाइल करना होता तो। इसके अलावा ये 7 प्रोवाइजो 139(1), इसमें अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो फिर वो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है, पर वो हमने पहले ही नो करके रखा हुआ था, हम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का हमने ऑप्शन चूज करा हुआ था, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी अगर रिटर्न फाइल कर रहा है तो इसको नो करना है। इसके अलावा बैंक डिटेल्स आ जाएगी, बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे डिटेल्स फीड करनी है, यहाँ पे कंफर्म करना है लास्ट। अब यहाँ इनकम पे आ जाएंगे। इनकम में सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है, 44AD, 44AD और 44A। ऑल टुगेदर बहुत ही डीप सेक्शन है, बहुत ही डिटेल्ड सेक्शन है, क्योंकि अभी ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं और नॉर्मल जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए हम 44AD करते हैं, प्रोफेशंस के लिए 44ADA करते हैं, और जो गुड्स एंड कैरेज वाले होते हैं उनके लिए 44AE करते हैं। तो अभी हमारा जो केस है वो 44AD वाला है। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है, देखो इसके अंदर जो भी आप टर्नओवर शो करोगे 44AD में उसका 50% कम से कम आपको प्रॉफिट बताना पड़ेगा, और इसके अंदर ऐसा है 44AD में कि जो भी आप टर्नओवर शो करोगे उसमें मिनिमम 8% आपको आपका प्रॉफिट बताना पड़ता है। अब बिजनेस इनकम हमें बतानी है तो इसमें इसका टर्नओवर बताना रहेगा, इसका प्रॉफिट कितना है, उसके अलावा आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब बताना रहेगा। तो अब ये सब कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उन फिगर्स के लिए हमने एक डिटेल्ड वर्किंग करके रखी है, जहाँ पे हमने उनका कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये सब बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सेल्स का फिगर है आपका कहाँ से आएगा, ये आपका अगर जीएसटी लेकर के रखा हुआ है तो जो जीएसटी का रिटर्न है आपका, उनमें जो पूरे साल की सेल है वो यहाँ पे आपको एज इट इज फिगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आप क्रेडिट साइड निकाल लो, जो भी उनका बिजनेस बैंक का जो बिजनेस वाला अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड निकाल लो, वहाँ से आपका सेल्स का फिगर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक जो है पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है ऐसे एज इट इज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक जो आपका रहेगा तो आपका एसएससी बताएगा कि साल के आखिरी में 31 मार्च को कितना स्टॉक वहाँ पे आपके जो भी शॉप है, बिजनेस है, वहाँ पे रखा हुआ था। इसके अलावा परचेज आपकी आ जाएगी, जो भी आपकी खरीदी करी हुई है वो आप बैंक स्टेटमेंट से निकाल सकते हो, परचेज के बिल से ले सकते हो। इसके अलावा कोई सैलरी वगैरह अगर आपने दी है, डेप्रीसिएशन आ जाएगा, अदर एक्सपेंस आ जाएगा। तो जैसे इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 20,10,000 रुपये। इसके अलावा बैलेंस शीट बन जाएगी, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, जो कैपिटल अकाउंट हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, ओपनिंग बैलेंस और इनकम ऐड हो जाएगी उसमें डायरेक्टली। फर्नीचर्स आ जाएंगे, डेटर्स, अब ये वाला जो बैलेंसेज है, डेटर्स का बैलेंस हो गया, क्रेडिटर्स का बैलेंस हो गया, तो ये सब आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उससे आपको निकलवा करके, या फिर अगर कोई अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो वहां से निकलवा करके आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। लास्ट में आता है आपका कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अब इसका क्या है कैश एंड बैंक बैलेंसेस का, कि कैश का अकाउंट आपको जो बैलेंस आपको अलग से रिपोर्ट करना है, और जो बैंक के बैलेंसेस है 31 मार्च के 2026 के जो बैलेंस है उनको आपको अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि सर हम तो इतना सब करते ही नहीं, इतनी वर्किंग डिटेल में करते ही नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सर हम इतनी डिटेल में वर्किंग तो करते ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बस अंदाजे से डेटर्स का बैलेंस आ गया, क्रेडिटर्स का आ गया, इन्वेंट्री हम हमारा अंदाजे से, या फिर जो बिजनेसमैन है उसको बिठा करके हम उसकी डिटेल्स फीड करवा सकते हो। तो ड्यू टू एक्सपीरियंस देखो वो काम भी जो करते हैं वो आप कर सकते हो। मतलब कि अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई, पर वो उन सब का भी क्या एक लॉजिक होता है कि आप कुछ भी मन से कुछ भी डिटेल्स नहीं फीड कर सकते हो। मतलब एक लॉजिकल बेसिस पे ही आपका टर्नओवर कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है, डेटर्स का बैलेंस कितना है, तो उस लॉजिक के तहत आप अगर इतनी डिटेल वर्किंग नहीं करनी है तो उसके तहत आप कर सकते हो। क्योंकि ये क्या एक्सट्रैक्ट्स है बैलेंस शीट के, क्योंकि ये इसको बनाया ही इसीलिए गया था कि इतनी सब मेहनत ना करनी पड़े, बस आप बेसिक जो चीजें हैं उनकी डिटेल्स आप इसके अंदर फीड कर दो। तो ये टर्नओवर हमने यहाँ पे डिटेल्स फीड कर दिए 39,10,810। और जो आपका प्रॉफिट है
वो हमने यहाँ पे 8% में बता दिया है कि 20,10,650 रुपये का प्रॉफिट इनका बन रहा है। इसके अलावा सैलरी की कोई इनकम है नहीं इनकी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर होती तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फीड करनी पड़ती है। हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या है कि आपका अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसकी इनकम आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, और उसका जो खर्चे का डिडक्शन है, जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, लेट आउट मतलब कोई रेंट पे अगर प्रॉपर्टी है उसका खर्चे का डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाएगा। पर वो जो 2 लाख रुपए का जो एक डिडक्शन मिलता था, जो कि हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता है, वो सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी का था। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे इनके इसमें दिख रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 284 रुपीज, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको लिखना है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 284। इसके अलावा अभी अगर कोई इनकम है लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, तो ये क्या है बेसिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। पर अगर नहीं हो तो आपको एआईएस में से डिटेल्स देख करके निकाल करके यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब देखो ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस है, अब इन डिटेल्स को आपको फीड करना है। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि E15, E19, E20, 21, 22 ये मैंडेटरी फील्ड्स है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी डिटेल्स इन पर्टिकुलर फील्ड्स में आप फीड कर सकते हो, पर ये मैंडेटरी है, यहाँ पे तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जो हमने ये वर्किंग करी हुई थी इसके हिसाब से जो पूरी डिटेल्स है यहाँ पे वो सब डिटेल्स फीड कर दी। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने सारे कॉलम्स के अंदर डिटेल्स क्यों नहीं फीड करी, क्योंकि देखो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं करी, पर जो हमें वर्किंग बनानी थी, जो इंटरनल वर्किंग थी, उसमें हमने प्रॉपर बना करके रखा हुआ है। तो जो चीज़ मैंडेटरी नहीं है उसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और ज़्यादा डिटेल्स क्यों बताएं बेफालतू में। अगर कल को नोटिस आता है तो फिर यही सब जो डिटेल्स होती है ना, ये बाद में हमें काम आती है। तो इसलिए जो मैंडेटरी नहीं था वो हमने नहीं बताया, और जो मैंडेटरी डिटेल्स थी वो सब हमने यहाँ पे फीड कर दी है। इसके अलावा अगर जीएसटी का जो टर्नओवर है जो कि आपने रिपोर्ट करके रखा हुआ है, उसको यहाँ पे आपको डिटेल्स फीड करनी है। और कोई अगर एग्जाम्ड इनकम है तो उनकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। अब ये वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो शेयर्स की बात कर रहा था मैं, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं 112A वाले हैं, जिनका की जो कैपिटल गेन, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, ये 1,25,000 से ज्यादा का यहाँ पे गेन नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर ये वाला फॉर्म फाइल ही नहीं होगा। अगर 1,25,000 से कम है तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, टोटल लगा लेना, टोटल शेयर्स का जो सेल है आ जाएगी वो वैल्यू, और जो परचेस की वैल्यू है वो टोटल आ जाएगी। तो यहाँ पे गेन या फिर लॉस है जो भी है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो गेन आएगा वो 1,25 तक आना चाहिए। 1,25 के अगर नीचे है तो आपका ITR 4 फाइल करना, और अगर 1,25 के ऊपर है तो फिर दूसरा ITR फॉर्म जाएगा। अभी डिडक्शंस की बारी है, यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है हमारा और लेना भी नहीं है, क्योंकि अब फालतू के डिडक्शंस लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि सिर्फ गिनती के 3-4 डिडक्शंस बचे हुए हैं। 80CCD2 हो गया, 80CCH हो गया, एनी अदर डिडक्शंस यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास में ऐसा कोई डिडक्शन है नहीं। अब यहाँ पे TDS की डिटेल्स आ जाएगी कि अगर मान लो सैलरी की इनकम है आपकी तो सैलरी वाला TDS यहाँ पर आ जाता है। अगर सैलरी के अलावा कोई इनकम आपको अर्न हो रही है जिसपे TDS डिडक्टेड है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और वो पर्टिकुलर TDS को आपको वेरीफाई करना रहेगा AIS से भी। AIS में आपको यहाँ पे जो TDS TCS इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है यहाँ पे दिख जाएगा, तो वहाँ पे TDS ऐसा का ऐसा यहाँ पे डिटेल्स आपको फीड करनी रहेगी। इसके अलावा अगर कोई चालान वगैरह पे करना आपका तो वो यहाँ से हो जाएगा। जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो जो चालान आप पे करोगे उसका BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और टैक्स पेड यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद बात आती है टोटल टैक्स लाइबिलिटी की। अब जो हमारी इनकम थी वो 12 लाख रुपए से ऊपर थी, तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है उसमें यहाँ पे ये टैक्स बता रहा है 2,10,882 रुपए का। और इसके अलावा ब्याज भी बता रहा है। ब्याज किसका बता रहा है? 234B और 234C। एक्चुअल में क्या है कि अगर 10,000 से ऊपर TDS डिडक्ट होने के बाद में अगर टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। पर क्योंकि असेसी ने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट करा नहीं था तो फिर ब्याज लगेगा ना उसका। तो ये वही ब्याज है जो कि आपका ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही कंप्यूट करके देता है। तो ऐसे करके जो हमारा टोटल टैक्स बनेगा विद इंटरेस्ट वो बन रहा है 2,17,167 रुपीज़। इसे पे कहाँ करना है? जो मैंने पहले बताया था ना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसका चालान आपको डायरेक्टली यहाँ से पे करना रहेगा। पे टैक्स है, यहाँ से चालान पे हो जाएगा। देन वो जो चालान है उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे फीड हो जाएगी। टैक्सेस पेड में, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जो BSR नंबर, चालान नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट और टोटल टैक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टैक्स आप कंफर्म कर सकते हो। प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। अब यहाँ पे नाउ एंड पे लेटर का ऑप्शन है। आप टैक्स डायरेक्ट यहाँ से भी फाइल कर सकते हो। पे नाउ करोगे तो आपको डायरेक्ट वो चालान पोर्टल पे ले जाएगा। पे लेटर में हम इसे बाद में पे करेंगे, मतलब रिटर्न तो आपका फाइल हो जाएगा पर टैक्स आप बाद में पे करोगे। पर बाद में जो पे करोगे आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड में दिखेगा और उस पर ब्याज बढ़ता जाएगा जब भी आप पे करोगे, और उसके हिसाब से फिर आपको नोटिसेस वगैरह भी आएंगे। तो अभी हम पे लेटर कर रहे हैं, यहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर्स बताता है, जो भी एरर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इनके केस में क्या एक सेकेंडरी एड्रेस वाला एरर है, उसको हम सही कर देंगे। तो जैसे ही आपने एरर सही करा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया और नो एरर वर फाउंड आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद में से प्रीव्यू टू वैलिडेशन करना है। अब वैलिडेशन, प्रोसीड टू वैलिडेशन के टाइम पे भी कुछ एरर्स बताएगा वो,
तो जैसे इनके इसमें बता रहे हैं कि आपने रिस्पेक्टिव बिजनेस कोड के अंदर आपकी इनकम नहीं बताई है, तो वो जो एरर थी, जब हम 44 AD में जाते हैं, नेम ऑफ बिजनेस और जो बिजनेस कोड है वो हमने डिटेल्स फीड कर दी है। देखो वो वाली पर्टिकुलर एरर जो थी वो भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे चले जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ई वेरीफाई नाउ पे करो तो आपका डायरेक्ट आधार OTP आएगा, वहाँ से आप OTP आप डिटेल्स फीड करोगे तो वो डायरेक्टली आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों ITR 4 के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी अगर आपको कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। बाकी मेरी इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।